Please like and subscribe my channel Josna Classes. हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लगान का सिद्धांत पढ़ाऊंगी, थ्योरी ऑफ रेंट। ठीक है, थ्योरी ऑफ रेंट का पहले हम रेंट का अर्थ समझ लेते हैं। लगान का अर्थ दैनिक जीवन में लगान शब्द से तात्पर्य उस राशि से होता है जो भौतिक वस्तु जैसे मकान, खेत, खान आदि के फलस्वरूप इनके मालिकों को दी जाती है। परंतु अर्थशास्त्र में लगान शब्द का प्रयोग भिन्न अर्थ में किया जाता है। देखो अर्थशास्त्र में क्या होता है। अर्थशास्त्र में लगान से तात्पर्य राष्ट्रीय आय के उस भाग से है जो भूमि के प्रयोग के बदले भूस्वामियों को दिया जाता है। ठीक है, जो भूमि कोई प्रयोग करेगा तो उसके बदले में जो भूमि का स्वामी होगा उसको दिया जाएगा। ठीक है, रिकार्डो के अनुसार हम परिभाषा देख लेते हैं। लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूमिपतियों को भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए दिया जाता है। ये अविनाशी शक्तियों मतलब भूमि जो होती है उसका कोई विनाश नहीं कर सकता, इस उसके लिए यूज हुआ है। ठीक है, अविनाशी शक्तियों के लिए प्रयोग में के लिए दिया जाता है। ठीक है, वह उपज का वह भाग मतलब उपज में से ही हमको देना है। ठीक है, अगला क्या है, मार्शल का भूमि तथा अन्य निःशुल्क प्रकृति दत्त निश्चित उपहारों के स्वामित्व से होने वाली आय को अर्थशास्त्र में साधारणतः लगान कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो भी निःशुल्क चीजें हैं उन पे भी मतलब किसी का स्वामित्व है और उसको उसकी जो आय हम प्राप्त कर रहे हैं उसका, तो उसमें आय का कुछ भाग जो हम स्वामी को देंगे तो वो क्या कहलाएगा, लगान कहलाएगा। अब लगान के हमारे दो सिद्धांत हैं, एक रिकार्डो का लगान सिद्धांत और दूसरा आधुनिक सिद्धांत। अब हम पढ़ते हैं रिकार्डो का लगान सिद्धांत। ठीक है, प्रथम सिद्धांत। यद्यपि माल्थस टोरेंटस वेस्ट जैसे प्रतिष्ठित विचारकों ने स्वतंत्र रूप से वेदात्मक लगान का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, परंतु डेविड रिकार्डो ने लगान की समस्या को अधिक वैज्ञानिक दृष्टि से प्रतिपादित किया। फलतः उनका सिद्धांत क्या हुआ, अधिक से अधिक लोकप्रिय हुआ। ठीक है, इनका सिद्धांत इसी मान्यता पर आधारित है जो उनकी डेफिनेशन है। लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूस्वामी के भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के उपभोग के उपलक्ष्य में दिया जाता है। ठीक है, अब इसकी कुछ मान्यताएं हैं, जैसे ये दीर्घकालीन है। ठीक है, दीर्घकालीन होता है, सीमांत भूमि अथवा लगान रहित भूमि के विचार पर आधारित है। भूमि पूर्ति की मात्रा तथा गुण की दृष्टि से सीमित होती है, केवल भूमि द्वारा ही उत्पन्न होती है, उर्वरता के क्रम में जोता जाता है। ठीक है, इसको और भूमि की उर्वरता की स्थिति में विभिन्नता पाई जाती है, मतलब भूमि में जो होती है उर्वरता कहीं कम और कहीं ज्यादा। यह सिद्धांत की मान्यता उत्पत्ति हास नियम पर लागू किया जाता है। ठीक है, ये कुछ मान्यताएं हैं। अब सिद्धांत की व्याख्या में हम पढ़ लेते हैं, ज्यादा इसको डीप पढ़ने की बजाय हम मुख्य चीजों पर ध्यान देंगे। ठीक है, रिकार्डो के अनुसार लगान केवल भूमि के साधन को ही प्राप्त होती है, क्योंकि भूमि कुछ विशिष्ट विशेषताएं भूमि में क्या होती है, कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती हैं जो अन्य साधनों में देखने को नहीं मिलती। ठीक है, रिकार्डो के अनुसार। ठीक, तो इसमें विशेषताएं कौन कौन सी हैं, देखो भूमि की विशेषताएं जिस वजह से लगान प्राप्त होता है हमें, भूमि की पूर्ति सीमित होती है। ठीक है, भूमि की पूर्ति प्रकृति का निःशुल्क उपहार है। एक तो निःशुल्क होती है और पूर्ति सीमित होती है। ठीक है, मतलब भूमि कितनी भी आप यूज कर सकते हो, समाज में बहुत भूमि है, कहने का ये मतलब भूमि की सीमितता तथा कृपणता के गुण होने के कारण ही लगान पैदा होती है। ठीक है, रिकार्डो के पूर्व प्रकृतिवादियों ने लगान के संबंध में यह मत था कि लगान प्रकृति की उदारता तथा सहयोग का परिणाम है। प्रकृति की उदारता, अब प्रकृति की मतलब, किंतु रिकार्डो ने क्या कहा कि लगान प्रकृति की उदारता का नहीं बल्कि प्रकृति की कृपणता या सीमितता के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, तो रियल में रिकार्डो ने एंड में ये कहा कि लगान एक क्या है, भेदात्मक बचत है। रिकार्डो का कहना है कि लगान विभिन्न प्रकार की भूमियों की उर्वरता में पाए जाने वाले अंतर का परिणाम है। जो भी अंतर होती है, उर्वरता मतलब कहीं प्रचुर मात्रा में पैदावार हो जाती है, कहीं नहीं हो पाती है, उसी को उर्वरता बोलते हैं। ठीक है, तो उसका जो अंतर है उसी का परिणाम होती है। तो हमें क्या मिलता है इनमें, भेदात्मक अतिरेक बचत। ठीक है, यही क्या है, लगान है। और रिकार्डो के लगान का सिद्धांत हम दो शीर्षकों के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, एक तो विस्तृत खेती के अंतर्गत, एक गहन या गहरी खेती के अंतर्गत। तो विस्तृत खेती के अंतर्गत हम समझ लेते हैं, विस्तृत खेती का मतलब क्या हुआ कि प्राचीन काल में क्या था, भूमि बहुत अधिक मात्रा में थी तो लोग अपने इच्छा अनुसार काम में ले लेते थे। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होता था, भूमि पर कोई लगान नहीं देना पड़ता था। ठीक है,
लेकिन जब धीरे 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 जनसंख्या बढ़ती गई तो लोगों ने पहले सबसे अच्छी भूमि पर सब पहले क्या किया, सबसे अच्छी भूमि की मात्रा सीमित होने के कारण सबसे अच्छी भूमि पर कृषि करना प्रारंभ किया। ठीक है, फिर कुछ जब बहुत ज्यादा वो भी खत्म हो गई, फिर घटिया भूमि पर खेती करने लगी। ठीक है, इस प्रकार भूमि तीन भागों में बढ़ गई, उपजाऊ तथा कम उपजाऊ अथवा बढ़िया, ठीक है, और घटिया भूमि। समझ रहे हो, ये अलग अलग प्रकार हो गए भूमि के। तो एंड में क्या होता है कि जो घटिया भूमि की उपज हो जाती है और जो सबसे उपजाऊ भूमि की उपज थी, उन दोनों का अंतर ही क्या कहलाता है, एंड में आके लगान कहलाता है। और यही भेदात्मक बचत कहलाती है। मतलब सबसे अच्छी भूमि में जो पैदावार हो रही है और सबसे घटिया भूमि पैदावार, उन दोनों के अंतर को ही जो बचता, अंतर यानी उन दोनों को घटाने के बाद जो बचता है उसको क्या कहेंगे हम, लगान या भेदात्मक बचत कहेंगे। ठीक है, रिकार्डो ने कहा है कि लगान अधिकतम सीमांत तथा सीमांत भूमि को उपजों का अंतर है। ठीक है, रिकार्डो ने यही कहा। उदाहरण हम समझेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगी मैं आपको, सीधे यहाँ से समझाऊंगी। देखिए, मानो कोई उन्होंने उदाहरण लिया है कि एक खेती है, प्रथम पहले मतलब लोग आए प्रथम श्रेणी की खेती पर क्या करने लगे, प्रथम श्रेणी की खेती पर उत्पादन करने लगे। तो वहां पे कितना उत्पादन हुआ, 30 रुपए प्रति क्विंटल का उत्पादन हुआ। ठीक है, फिर जब वो भूमि खत्म हो गई, फिर उन्होंने क्या किया, द्वितीय श्रेणी की, वहां पे कितना हुआ, 20। ठीक है, पहले 30 क्विंटल मतलब 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हुआ। इसमें आप प्रति हेक्टेयर समझना, मतलब 1 हेक्टेयर में 30 क्विंटल हुआ। फिर 20 क्विंटल हुआ अगली भूमि में। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर देखिए कितना है, 10 का है अंतर। ठीक है, फिर उसके बाद ये है सीमांत भूमि, मतलब ये लास्ट हुई इसके लिए। तो जब इसके बाद इसी पे खेती करना स्टार्ट हुआ, द्वितीय श्रेणी पे बी पे, तो इस पे लगान लगेगा ना इस पे लगेगा भी। ठीक है, फिर तृतीय श्रेणी जब वो भी खत्म हो जाती है, तो तृतीय श्रेणी मतलब उससे भी बेकार भूमि पे भी कृषि होने लग जाती है, तो वहां पे 10 क्विंटल हुआ प्रति हेक्टेयर। ठीक है, अब देखिए आप इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, इन दोनों का पूरा पूरा जब इसका और इसका अंतर देखेंगे तो आप देख रहे हैं 20 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे करते करते जब हम चतुर्थ में आएंगे तो एंड में 5 ही रह जाएगा, मतलब 1 हेक्टेयर में कितना उत्पादन रह जाएगा, 5। तो इन दोनों का अंतर देख रहे हैं आप कितना है, 25 हो रहा है। ठीक है, इतना अंतर। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि प्रथम श्रेणी और अंतिम श्रेणी का जो होता है, मतलब अंतिम श्रेणी में जो हमें प्राप्त होता है चतुर्थी में, उसके बाद क्या है, जो सीमांत भूमि रह जाएगी, इस पर कोई भी लगान प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, लास्ट भूमि है। पहले वाले के लिए सीमांत द्वितीय श्रेणी थी, द्वितीय वाले के लिए तृतीय थी, तृतीय वाले के लिए चतुर्थी, लेकिन एंड में जो बचेगी वो सबसे सीमांत होगी, उस पर कोई लगान प्राप्त नहीं होगा। और जो हमें 5 प्राप्त हुआ है, इसी को हम सब में से घटा के लगान प्राप्त होंगे। जैसे पहले 30 है, 30 में से हमने 5 घटाया 25। ठीक है, 20 में से 5 घटाया 15, 10 में से 5 घटाया 5, 5 में से 5 0, मतलब इस पर कोई, इस पर भी कोई लगान प्राप्त नहीं होगा, इस पर भी। कहने का मतलब ये सीमांत भूमि है जो एंड में बच रही है। ठीक है, अब हम इसको, आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा डिस्क्रिप्शन क्या है, इसी को हम थ्योरी में लिखेंगे। ठीक है, कि प्रथम श्रेणी में 30 20 ऐसा करके एंड में फिर घटा के पूरा डिस्क्रिप्शन वही है। ठीक है, तो सीमांत भूमि डी से केवल 5 क्विंटल अनाज का उत्पादन होता है, इसलिए ए बी सी की श्रेणी में भूमियों में सीमांत भूमि की उपज से अधिक होने वाली उपज के बराबर होता है। कितना, 25 15 5 क्विंटल अनाज मिलेगा। डी श्रेणी की भूमि पर कोई लगान नहीं मिलेगा। यह कौन सी भूमि कहलाएगी, लगान रहित भूमि। डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। देखिए, यहाँ है भूमि के टुकड़े, विस्तृत खेती में लगान है ये, और ये प्राप्त क्या है, उत्पादन है। तो इस पे लगान प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, लगान रहित भूमि है। पहले हमें 5 का लगान प्राप्त होगा। सबसे सबसे पहले देखिए ये 25 है, 30 का हम क्या करेंगे, प्रथम श्रेणी में 30 का उत्पादन होगा, तो इसमें 25 प्राप्त हो रहा है। फिर हमने देखा 20 का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ पे 15 प्राप्त हो रहा है। फिर हमने देखा कि यहाँ 10 का, तो 10 पे भी वही रहेगा। ठीक है, 5 का प्राप्त हो रहा है, और ये हमारा हो गया लगान रहित भूमि। ठीक है, यह उसी टेबल का ये डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, मतलब उसी से डायग्राम हमने इसको बनाया है। तो कहने का मतलब ये है, कंक्लूजन ये निकलता है कि सी ग्रेड की भूमियों पर डी ग्रेड की भूमि से जितनी उपज अधिक होगी उतना ही लगान प्राप्त होगा। अतः ए बी सी भूमि पर क्रमशः 25 15 5 क्विंटल अनाज लगान के रूप में मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गया विस्तृत खेती का। अब हमने बताया था कि 2 टॉपिक के अंतर्गत होता है ये सिद्धांत। तो गहन खेती, गहन का मतलब होता है जब एक ही भूमि पर अधिक से अधिक पैसा, इकाइयां, मजदूर, जो भी है उपकरण, ये सब लगाकर गहरी खेती की जाती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा उपज करने के लिए उसमें प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है, गहन खेती। ठीक है, तो पूंजी की जितनी मात्रा प्राप्त होती है उसी हिसाब से उत्पादन होता है। तो यहाँ पर कौन सा नियम लागू होता है, उत्पत्ति ह्रास नियम। क्रियाशीलता के कारण की मात्राओं की सीमांत उत्पादकता क्या होती है,
लगातार घटती जाती है। ठीक है, सीमांत उत्पादकता की मात्रा ठीक उसी लागत के बराबर होगी, इस पर कोई अधिक प्राप्त नहीं होगा। जब एंड में कोई अधिक प्राप्त नहीं होगा, जैसा कि पिछली बार हुआ था, तभी उसकी वही क्या हो जाएगी, लागत हो जाएगी। ठीक है, इसके इसके पूर्व उत्पादकता की लागत क्या होगी, शून्य होगी। ठीक है, अतः पूर्व की सीमांत मात्राओं को अधिक या लगान प्राप्त होगा। ठीक है, हम सीधे डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे ए बी सी डी, ठीक है, ये एक ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, तो इसमें ये प्रथम श्रेणी है, ये द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी। ठीक है, पहले हम पूंजी कितनी करेंगे प्रयोग, इतनी। ठीक है, 30। ये मान लो आप पहले पहले ए वाले में प्रथम मात्रा हम 30 की पूंजी करेंगे। ठीक है, फिर ये द्वितीय में हम 20 की करेंगे, फिर तृतीय में हम 10 की करेंगे, फिर डी में हम, मतलब ये क्या हो जाएगा, जिसमें लगान नहीं प्राप्त होगी। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है। अब इसको हम टेबल के जरिए से मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, सब में पूंजी क्या होगा, पूंजी सभी में 200 रुपये लगेगी। आप ये मान लो, ऐसे मान लो ए बी सी डी जो भी डायग्राम था उसमें आप समझ लो कि सब में पूंजी 200 ही रुपये लग रही है। ठीक है, लेकिन जब पहले क्या होगा, पहले 30 क्विंटल प्राप्त हो जाएगा, फिर 20 प्राप्त होगा, फिर 10 प्राप्त होगा, फिर 5, लेकिन पूंजी हर बार 200 ही लग रही है। ये इसी को बोलते हैं सीमांत उत्पादकता ह्रास नियम। ठीक है, उत्पादकता लगातार क्या हो जाती है, घटती जाती है। ठीक है, तो वही हमारी लगान हो जाएगी। ठीक है, जैसे पिछली बार हुई थी 30, जो लास्ट वाला है इस पे तो नहीं जाएगी सीमांत। ठीक है, लास्ट वाला इसमें से घटाते जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लगान शून्य हो गया, लास्ट सीमांत उत्पादकता लास्ट में क्या हो जाती है, सीमांत मात्रा पे शून्य हो जाती है। 25, 15, 5। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि सीमांत उत्पादकता मतलब जो हमारा लगान का सिद्धांत है, ये दोनों पे, गहन और विस्तृत, दोनों टाइप की खेतियों पे लागू हो रहा है। ठीक है, उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि रिकार्डो का लगान सिद्धांत विस्तृत और गहन खेती दोनों में ही क्रियाशील हो रहा है। ठीक है, दोनों में समान हो रहा है। ठीक है, अतः आ भूमि की पूर्ति चूंकि सीमित होती है, इसलिए घटिया किस्म की भूमि पर काम में लाई जाती है। बा उत्पत्ति ह्रास नियम की सहायता से क्रियाशीलता के कारण गहन खेती करनी पड़ सकती है। इससे स्पष्ट है कि इसमें दो नियम लागू हो रहे हैं। कौन कौन से, उत्पत्ति ह्रास नियम, जनसंख्या के ज्यामित गति से बढ़ने का नियम। ठीक है, अब हम देखेंगे रिकार्डो के सिद्धांत की आलोचना है। ठीक है, अब इसकी आलोचनाएं क्या क्या है। भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियां, भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियां होती हैं। कहने का मतलब है, आलोचनाएं में आप समझ रहे हो कि बुराइयां की जाती हैं, मतलब सिद्धांत कहाँ पर गलत है वो कहा जाता है। तो ये आप कैसे कह सकते हो कि भूमि अविनाशी है। अविनाशी का मतलब जिसका नाश नहीं कर सकते। आप जानते हो कि जलवायु के माध्यम से, या कोई आक्रमण, या मतलब कोई प्राकृतिक आपदा, कुछ भी हो सकता है, इससे क्या हो सकता है, भूमि बंजर हो सकती है। कहने का मतलब आप ये भी समझ सकते हो, जैसे कि आजकल क्या है, हाइड्रोजन बम है, परमाणु बम है, ये अगर कितनी भी अच्छी भूमि में छोड़ दिया जाए तो वहां पर क्या होगा, भूमि की प्रचुरता खत्म हो जाएगी। तो आप भूमि को अविनाशी नहीं कह सकते, तो वहां पे गलत हो गया। उन्होंने अपने सिद्धांत का बेस ही यही रखा था, तो ये गलत हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, कृषि का ऐतिहासिक क्रम गलत। जो ऐतिहासिक क्रम लिया है कृषि का, वो भी गलत हो गया। मतलब कि ऐसा नहीं होता है कि पहले उपजाऊ कृषि की जाए, फिर उससे कम उपजाऊ, फिर उससे कम, ऐसा कभी नहीं होता। जिसको जहां मिलता है वहां पे वो खेती कर सकता है। ठीक है, कभी कभी उत्तम भूमि पे भी पहले की जाती है, कभी कभी बेकार पे भी पहले की जा सकती है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अगला क्या है, सीमांत या लगानहीन भूमि की कल्पना मिथ्या है। जो हमने लास्ट वाली सीमा मतलब भूमि ली थी जिसमें कोई भी लगान प्राप्त नहीं हो रहा था। ठीक है, जहाँ 5 क्विंटल ही उत्पादन होता, तो 5 - 5 हमने 0 किया था। तो रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। कभी कभी तो ऐसा होता है कि घटिया से घटिया भूमि पर भी लगान देना पड़ता है। ठीक है, तो वहां पर भी गलत हो गया। अगला क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता और दीर्घकाल की मान्यताएं अवास्तविक है। आपको पता है कि पूर्ण प्रतियोगिता कुछ में रियल में नहीं होती है, और दीर्घकाल भी रियल में नहीं होता है, जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है, तो ये सब मिथ्या है, मतलब एक कल्पनाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये सिद्ध नहीं होगा। ठीक है, देखिए 5वां पॉइंट है, लगान भूमि की मात्रा सीमित होने का परिणाम है, ना कि उर्वरता का। ठीक है, लगान क्या है, भूमि की मात्रा जो है उसकी वो सीमित है। ठीक है, उसका परिणाम है। और सेकंड वाले ऑप्शन में उन्होंने क्या बताया था कि उर्वरता का भी परिणाम है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है कि भूमि की उर्वरता इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती लगान में जितनी की भूमि की मात्रा होती है। ठीक है, अगला क्या है, लगान केवल भूमि की विशेषता नहीं है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि लगान से ही भूमि की विशेषता प्रकट हो रही है। मतलब जिस हिसाब की भूमि होगी उस हिसाब की लगान होगी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, आजकल तो उत्पत्ति के अन्य साधनों पर भी लगान प्राप्त हो रहा है, जिसकी पूर्ति पूर्णता लोचदार नहीं होती। ठीक है, अगला देखिए, लगान के लिए पृथक सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। उत्पत्ति के प्रत्येक साधन का पुरस्कार निर्धारण करने के लिए एक ही सिद्धांत होना चाहिए। मतलब हर साधन पे जो लगान लग रहा है
उसका एक ही सिद्धांत होना चाहिए। लगान के लिए प्रत्येक सिद्धांत की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लगान कीमत निर्धारण नहीं करता। लगान जो है, लगान के द्वारा कीमत का निर्धारण नहीं होता है, ठीक है। रिकार्डो के अनुसार लगान वस्तु की कीमत में सम्मिलित नहीं होता, क्योंकि निम्न कोटि की भूमि पर खेती तभी की जा सकती है जब कीमत इतनी बढ़ जाए कि उसकी भूमि की उपज की उत्पादन लागत निकल आए, ठीक है। तभी कीमत जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उसकी उत्पादन लागत निकल आएगी तभी होगा, ठीक है। लगान वरना नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसकी कुछ वो देख लेते हैं, निष्कर्ष, कंक्लूजन। इतना हमने सिद्धांत पढ़ लिया तो इसका कंक्लूजन भी पढ़ लेते हैं। रॉबर्टसन के अनुसार लगान का सिद्धांत शक्तिशाली एवं क्या है, शिक्षाप्रद है, ठीक है। तो इसका नंबर 1 कंक्लूजन, रिकार्डो का यह निष्कर्ष आज भी पूर्ण सत्य है। जनसंख्या के दबाव से मनुष्य कालांतर में घटिया भूमियों पर कृषि करने के लिए विवश हो जाएगा, और हो भी रहा है। आपको पता है, जहाँ कभी खेती नहीं होती थी, आज देखिए ट्रैक्टर, थ्रेसर, कंबाइन के जरिए से क्या हो रहा है, हर जगह खेती हो रही है। नंबर 2, प्रोफेसर जीड के अनुसार जब अनाज का वैज्ञानिक रूप से उत्पादन होने लगेगा तभी यह सिद्धांत बेकार हो जाएगा, लेकिन उस समय आने तक यह सिद्धांत बना रहेगा, और ये रियल है, सच है, आप समझ रहे होगे। नंबर 3, समाजवादी इस सिद्धांत को आदर्श की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वे लगान की को समस्त सामाजिक बुराइयों का कारण मानते हैं। ये तो है, लगान क्या है, बुराइयों का कारण है। रिकार्डो का सिद्धांत समाजवादियों के लिए गीता और बाइबल के तुल्य है। भारतवर्ष में जमींदारी उन्मूलन इस सिद्धांत का एक अच्छा प्रमाण है। जो जमींदारी प्रथा थी वो इसका एक अच्छा प्रमाण है, ठीक है।